हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ट्यूशन वाला पर। तो लास्ट टर्न पे हम लोग अपना न्यूटन सेकंड लॉ फिनिश कर चुके थे। आज हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ स्टार्ट करेंगे और उसके आगे बाकी की सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर कवर करनी है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ को। न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो ये सबको पता होता है कि बहुत सिंपल यहाँ पर इसका एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट होता है जो ऑलमोस्ट सबको यहाँ पर पता होता है। ठीक है, लेकिन कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, जो आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल and opposite reaction। ठीक है, ये तो इसको हम लोग इन वर्ड्स में जो है वो स्टेट कर रहे हैं कि ये एक्चुअली न्यूटन थर्ड लॉ ने बोला। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो यहां पर इससे ये मतलब निकल के आएगा कि अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर कुछ फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाएगी, उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर फोर्स लग जाएगा। इसका कैसे इसको देख सकते हैं? मान लीजिए ये आपकी एक वॉल है। ठीक है, ये इस तरीके से एक वॉल है, यहां पर एक आदमी है। ठीक है, और ये इस वॉल को ऐसे पुश कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक आदमी है और इस वॉल को ऐसे पुश कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए आदमी को मैंने 1 बोल दिया, वॉल को थोड़ा सा स्ट्रेट बना देते हैं, थोड़ी सी क्रुकेड बन गई है, लीनिंग टावर ऑफ पीजा लग रही है। ठीक है, ये हो गया। तो मान लीजिए किसी वॉल को ये आदमी धक्का दे रहा है। ठीक है, ये आदमी, दिस मैन इज पुशिंग द वॉल, और वॉल को मैंने 2 मान लिया। वॉल को मैंने क्या मान लिया? 2 मान लिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए होगा क्या, मैं लिख रहा हूं F12, क्योंकि F एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, तो F12 का मतलब है फोर्स अप्लाइड बाय 1 ऑन द बॉडी 2। फिर मैं लिख रहा हूं F21 का मतलब है फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी 2 ऑन बॉडी 1। अब ये वाला आदमी इस वॉल को इस तरफ फोर्स लगाएगा F12, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये वॉल भी इस आदमी पर एक फोर्स लगाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में F21। और आपको पता है दोनों क्या है? वेक्टर है, इसीलिए मैंने इस पर क्या लगा दिया? एक बार लगा दिया। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। माइनस क्यों लगा रहा हूं? माइनस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहां पर डायरेक्शन जो होगा वो ऑपोजिट होगा। एक फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट होगा तो उसके रिएक्शन का फोर्स, मतलब रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ये एक्शन हो रहा है तो ये रिएक्शन आ रहा है इस पर। ठीक है, ये आपका एक्शन है तो ये क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ये क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। और एक्शन और रिएक्शन पेयर हमेशा और हमेशा यहां पर ध्यान रखना है हमें, एक्शन एंड रिएक्शन always occur on 2 different bodies। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो हमेशा 2 अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करेगा, अकर करेगा। कभी भी एक बॉडी पर एक्शन और उसी बॉडी पर रिएक्शन नहीं आएगा। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट बुक में नहीं दिया रहता और नॉर्मली बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं अपने 10th के लेवल पर। बहुत जब आप आगे पहुंचोगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहां पर एक्शन कहां हो रहा है? वॉल पर। रिएक्शन कहां हो रहा है? इस ह्यूमन बीइंग पर। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों कहां अकर कर रहे हैं? 2 डिफरेंट बॉडीज पर यहां पर हमारे अकर कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यहां पर लिख दिया मैथमेटिकली, अगर इसको मैं लिखूं F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21।
ठीक है, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। तो ये क्या है, F12 इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द वॉल। ठीक है, यहां पर 1 क्या है, 1 आपका मैन है, 2 क्या है आपका वॉल है। तो यहां पर F12 इज फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन द वॉल, F21 इज फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन द मैन। और यहां पर जब हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर फिनिश होगा तो हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए इसको देखिए। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोट डाउन करने वाली वो ये है कि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ठीक है, एक फोर्स इस तरफ डायरेक्टेड होगा तो दूसरा उसके ऑपोजिट यहां पर डायरेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक यहां पर क्वेश्चन देखते हैं जो नॉर्मली पूछा जाता है बच्चों से। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल एंड इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये मान लीजिए आपकी अर्थ है। ठीक है, आप अर्थ में ऐसे ऊपर से नीचे गिर रहे हो, मान लो यू आर फॉलिंग डाउन। ठीक है, इस तरीके से आप नीचे गिर रहे हो और आपका मास मान लो स्मॉल m है और अर्थ का मास कैपिटल M है। ठीक है, अब जब आप नीचे गिर रहे हो तो डेफिनेट सी बात है अर्थ जो होगी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अर्थ आपको अपनी तरफ पुल कर रही होगी, ग्रेविटेशनल पुल होगा। तो जितना फोर्स अर्थ आपकी तरफ लगा रही है पुल करने के लिए, उतना ही फोर्स आप भी अर्थ के ऊपर लगाओगे उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना फोर्स अर्थ आपको नीचे खींचने के लिए लगा रही है उतना ही फोर्स अर्थ को आप ऊपर भी खींचने के लिए लगाओगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आप मूव कर जाते हो, अर्थ अपनी जगह से मूव क्यों नहीं करती? यहां पर यही क्वेश्चन है, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स प्लेस बट यू आर मूविंग डाउन। चलिए, ठीक है, तो यहां पर हम इस सवाल का जवाब देते हैं। देखिए, यहां अर्थ का डेटा लिख लेंगे। ठीक है, यहां मैन का डेटा लिख देंगे। अर्थ का मास कैपिटल M, मैन का मास स्मॉल m, और आपको पता है यहां पर जो कैपिटल M है इट इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन स्मॉल m। ये तो सबको पता है, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है भाई, चलो अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि मान लो अर्थ का एक्सेलरेशन कितना है, कैपिटल A, मैन का एक्सेलरेशन है स्मॉल a। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं फोर्स जो अर्थ लगाएगी मैन पर नीचे, दैट वुड बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन द अर्थ। मैन भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज द फोर्स बिकॉज ऑफ द अर्थ, दिस शुड बी इक्वल्स टू m इंटू a। a इज द एक्सेलरेशन जिससे अर्थ मूव करनी चाहिए, स्मॉल a इज द एक्सेलरेशन जिससे मैन मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप कैपिटल A की वैल्यू देखें तो इट विल बी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल a। अब क्योंकि आपको पता है कैपिटल M इज वेरी मच लार्ज एज कंपेयर टू M, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, इसका रेशियो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज ऑलमोस्ट जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज ऑलमोस्ट जीरो। इसीलिए आपकी अर्थ क्या होगी, मूव नहीं करेगी, अर्थ अपनी जगह स्टेबल हो जाएगी, अर्थ अपनी जगह यहां पर स्टेबल हो जाएगी। करेक्ट, अर्थ अपनी जगह यहां पर आपकी स्टेबल हो गई। तो इसको हम यहां पर क्या कह देंगे, इसको हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो अपनी जगह रुकी रहेगी, लेकिन मैन जो होगा वो मूव कर रहा है नीचे। मैन अर्थ पर एक फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, क्योंकि अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, अर्थ मैन को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन अर्थ यहां पर मूव नहीं कर रही है, अर्थ यहां पर मूव नहीं कर रही है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, सम
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अब हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रोइंग ऑफ अ बोट। रोइंग ऑफ अ बोट। ठीक है, अब आपको पता है, मान लीजिए ये आपकी बोट हो गई, इस तरीके से कुछ बोट हो गई आपकी। ऊपर बैठा हुआ आदमी के हाथ में क्या होता है? चप्पू। चप्पू को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं ओर। ठीक है, जिससे बोट चलाते हैं, इस टाइप से कुछ होता है ऐसा। तो बेसिकली ये आदमी कर क्या रहा है? ये आदमी इस ओर की मदद से वाटर को पीछे ढकेल रहा है। दिस मैन इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ही इज ट्राइंग टू ड्रैग द वाटर बैकवर्ड। ये यहां पर फोर्स लगाता है। मान लो मैन 1 है, वाटर 2 है। ठीक है, मैन 1 है, वाटर 2 है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा F12। कहां हो जाएगा? F12। तो एक्शन कहां दिया जा रहा है? वाटर पे। और वाटर क्या कर रहा है? वाटर आपका फोर्स लगा रहा है इस बोट पर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये F21। F21 ये रिएक्शन कहां आ रहा है? वाटर इज अप्लाइंग द फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन दिस बोट। तो बोट पर लगेगा रिएक्शन, एक्शन लग रहा है वाटर पर, तो आपकी बोट क्या हो जाएगी? आगे की ओर बढ़ जाएगी। आए समझ में? तो दिस इज रोइंग ऑफ अ बोट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। दूसरा है वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। तो जब आप जमीन पर चलते हैं, ठीक है, जब आप ग्राउंड पर चलते हैं तो आप कैसे चलते हैं? आप ग्राउंड को पीछे की ओर धकेलते हैं। आप ग्राउंड को पीछे की ओर धकेलते हैं, मतलब यू आर ट्राइंग अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन। मान लो आप 1 हो और ग्राउंड 2 है, तो आप F12 इस डायरेक्शन में होगा, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय यू ऑन द ग्राउंड विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये ग्राउंड क्या करता है? आपके पैर पर फोर्स लगाता है आगे की ओर। और ये रिएक्शन आता किसकी वजह से है? ये आता है आपका फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से यहां पर आपका ये रिएक्शन आ रहा है, और ये रिएक्शन आता है आपके पैर पर, और ये डायरेक्टेड होता है आगे की ओर। तो ये हो जाएगा F21। तो F21 कहां है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो गया, इसलिए आप कहां चलोगे? आगे। तो बेसिकली आप ग्राउंड को पीछे धकेलते हो, और ग्राउंड एक रिएक्शन प्रोवाइड करता है। और ग्राउंड में बेसिकली कौन रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है? ये फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स आपको आगे की ओर रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, तो आप आगे की ओर चल सकते हो। ठीक है भाई, चलो ये हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट है स्लैपिंग अ पर्सन। नेक्स्ट है फनी सा एग्जाम्पल है स्लैपिंग अ पर्सन। किसी इंसान को जब आप झापड़ मारते हो, जब आप किसी इंसान को झापड़ मार रहे हो, नो डाउट यहां पर जब आप मार रहे हो तो उसके गाल पर तो दर्द होगा, थोड़ा बहुत दर्द आपके हाथ में भी होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहां की जो हमारी स्किन है वो ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू यहां वाली स्किन के। ठीक है, तो यहां की जो हमारी स्किन है वो इतनी सेंसिटिव नहीं है, यहाँ की स्किन ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन दर्द दोनों को होगा। हो सकता है मानसिक दर्द भी हो जाए, मेंटल थोड़ा सा दर्द हो जाए कि हमने क्यों मार दिया उसको, लेकिन यहां पर भी एक तरीके से न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल देखा जा सकता है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, चलो तो ये हमारा न्यूटन्स लॉस तो यहां पर फिनिश हो गया। अब इस पर कुछ एक आध न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ हम लोग न्यूमेरिकल यहां पर करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? गिवन दैट g इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी का वेट ऑफ बॉडी इज गिवन एज हाउ मच? 2 न्यूटन। एक बॉडी का वेट दिया हुआ है 2 न्यूटन। दूसरी बॉडी का वेट यहां पर दिया हुआ है, वेट ऑफ द बॉडी 2 इज 2 kgf। 2 kgf। What is the ratio of their masses? Question है find the mass of A
इज टू मास ऑफ बी, मतलब रेशियो ऑफ मास यहां पर इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको पता है यहां से वेट क्या होता है, m इंटू जी। वेट क्या होता है, m इंटू जी। ऑलराइट, तो ये आपका न्यूटन में दिया है, ये केजीएफ में दिया है, तो हम इसको भी न्यूटन में ले लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था 1 kgf इज इक्वल्स टू 1 kg इंटू जी, मतलब 1 kg इंटू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज 10 न्यूटन्स। ठीक है, तो 1 kgf बराबर 10 न्यूटन है, तो 2 kgf बराबर यहां पर 20 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन यहां पर आपका हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम इसको ऐसे लिख लें, वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए इंटू जी अपॉन मास ऑफ बी इंटू जी। बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। हमें क्या निकालना है, रेशियो मास का निकालना है। तो यहां पर वैसे तो जी जी कट जाएगा, तो जो मास का रेशियो है वही लगभग वेट का भी रेशियो है, क्योंकि जी तो कैंसिल आउट हो जा रहा है हमारे यहां पर। तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी इज नथिंग बट वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी। लेकिन दोनों वेट को हमें पहले न्यूटन्स में बदलना होगा, तो न्यूटन में हमने बदल दिया, यह है आपका 2 और नीचे आपका 20, तो दिस बिकम्स 1:10। तो मास ऑफ ए इज टू मास ऑफ बी सिंपली बिकम्स 1:10। यह आपका हो गया 1:10 रेशियो हो गया, रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो यहां पर यूनिट सेम रखनी है, क्योंकि यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि दोनों न्यूटन्स में हमारी होंगी। चलिए नेक्स्ट यहां पर न्यूमेरिकल एक देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक बॉडी का मास इज 20 kg। एक बॉडी का मास आपको दिया हुआ है 20 kg। ठीक है, 20 kg दिया हुआ है, वेट फाइंड आउट करना है। फाइंड, क्वेश्चन इज वेट इन न्यूटन्स एंड kgf, दोनों में वेट इसका फाइंड करना है, न्यूटन में और kgf। गिवन g इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जो वेट है दो जगह पर फाइंड आउट करना है, अर्थ पर एंड मून पर। अर्थ पर एंड मून पर। यहां पर एक और हमें डेटा गिवन है, g ऑन मून इज 1/6 टाइम्स द g ऑन अर्थ। मतलब अर्थ के कंपैरिजन में मून पर जो ग्रेविटी है वो 1/6 हो गई। ठीक है, इसलिए मून पर आपका वेट काफी कम पता चलेगा। मास तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे अर्थ की बात करो चाहे मून की बात करो, लेकिन यहां पर आपका जो वेट है, वेट आपका कम हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, ये हो गया। अब बताओ कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी। ये होता है वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। m कितना दिया हुआ है 20, g कितना दिया हुआ है 10। पहले अर्थ पे निकाल लो, कितना हो गया 200 न्यूटन्स। ठीक है, वेट ऑन अर्थ अभी चल रहा है, 200 न्यूटन आ गया अर्थ पर। अब इसको kgf में कन्वर्ट करो। आपको पता है 1 kgf इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, अभी हमने देखा। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर 0.1 kgf। ठीक है भाई, तो यहां पर न्यूटन से किसमें करना है, kgf। तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 kgf, so that becomes 20 kgf। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा 20 kgf। कहां पर हो गया, ये अर्थ पर हुआ, वेट ऑन अर्थ इन kgf।
तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया। ये तो अर्थ पर निकाला। अब हम निकालेंगे मून पर। तो मून पर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 10 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, व्हेन वी विल डिवाइड 10 by 6, तो हमारा आ जाएगा मून पर डेटा। तो अब क्या निकालेंगे, वेट ऑन मून, दिस विल बी मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है भाई, 2 3 2 10 3 3.33 होता है, तो हो जाएगा 33.3 न्यूटन, 33.3 न्यूटन। अब इसी को केजीएफ में करना है, तो 33.3 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर देखो केजीएफ में हमने तो यहां जी को 10 लिया था ना, अब इसी को केजीएफ में बदलना है, इसी को यहां पर हम लोग केजीएफ में बदल देंगे। ठीक है, तो आपको पता है 1 kg F इज इक्वल्स टू 1 kg इंटू जी, दैट इज 1 kg इंटू 10 by 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होगा। तो कितना हो जाएगा, 5/3, दैट बिकम्स 5/3 न्यूटन। ठीक है, तो यहां पे आपको मिला 1 kg F बराबर 5/3 न्यूटन्स, तो 1 न्यूटन बराबर 3/5 kg F। तो कुछ नहीं करना है, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसको ऐसे ही रहने दो, या इसको हम ऐसे ही रहने दें, 20 इंटू 10 by 6, 20 इंटू 10 by 6, 3 10, दैट बिकम्स 100/3 न्यूटन्स। और इसको बदलना है केजीएफ में, तो वी विल मल्टीप्लाइड बाय 3/5, 3/5 इंटू 100/3, 3 से 3 कट गया, दैट बिकम्स 20 kgf, 20 kgf। तो वेट ऑन मून इन kgf, ये आ गए आपके आंसर्स। तो एक आंसर है आपका ये, दूसरा आंसर हो गया आपका ये। ठीक है, तो दीज आर योर आंसर्स। तो एक हैबिट डालिए, आपका जो फाइनल आंसर होता है उसको बॉक्स में इनकैप्सुलेट कर दीजिए। ठीक है, उसको बॉक्स में अगर आप इनकैप्सुलेट कर रहे हो, तो जो आपका एग्जामिनर होगा उसको सबसे पहले आंसर दिख जाएगा, जिसकी आदत होती है आंसर को ही पहले देखने की, तो उनको सबसे पहले आंसर यहां पर दिख जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो न्यूटन में निकालना था वेट, फिर हमको निकालना था केजीएफ में, दोनों पर, एक बार अर्थ पर एक बार मून पर। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर मास और वेट में। बहुत सिंपल सा डिस्कशन है, मास वर्सेस वेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिफाइन ही कर देते हैं। मास क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट, किसी बॉडी में कितना मैटर भरा हुआ है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी। और वेट क्या होता है, वेट वो फोर्स होता है जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, वो फोर्स जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो होता है हमारा वेट। दूसरा ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा, सिर्फ एक कंडीशन में कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, एक कंडीशन में कांस्टेंट नहीं होता, इसीलिए मैं यहां पर क्या लगा दे रहा हूं, स्टार। वो हम लोगों ने पढ़ा था अपने न्यूटन सेकंड लॉ का, जब हम लोग अजम्पशन देख रहे थे, जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल में पहुंच जाएगी, उतनी पहुंच जाएगी, तो वहां पर मास जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वेट क्या होता है, वेट कैन चेंज। ठीक है, कैसे, W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। तो मास तो मान लो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये चेंज अगर हो गया तो आपका यहां पर चेंज हो जाएगा। और आपको पता है, अगर ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है,
ये साउथ पोल है, ये आपका इक्वेटर है, और आपको पता है जो आपकी जी की वैल्यू होती है इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स, मिनिमम एट द इक्वेटर एंड 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हो गया। चलो फिर बात आती है यूनिट की। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। इट इज मेजर्ड इन केजी, ग्राम, बाकी सारी यूनिट्स होती हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन, बिकॉज ये फोर्स है और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। अब मेजर कैसे करते हैं? मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस। ये किससे मेजर होगा? इट इज मेजर्ड बाय बीम और फिजिकल बैलेंस, तराजू। ठीक है, बीम बैलेंस या फिर फिजिकल बैलेंस से इसको मेजर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे मेजर करते हैं? बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस से। और इसको किससे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं। इसको किससे करते हैं? इसको करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। इट इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है भाई, चलो तो ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर होगा, ये हमारा बीम बैलेंस की मदद से मेजर होगा। तो बेसिकली यहां पर जो स्प्रिंग होती है उसमें इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, वो स्ट्रेच करती है। तो यहां पर स्प्रिंग के एक्सटेंशन को यूज करके हम लोग वेट का मेजरमेंट करते हैं। चलो अच्छा, जो हमारी वेट मशीन होती है, जो हमारी वेट मशीन होती है, वेट मशीन, ये आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताना वो एक्चुअली आपको क्या बताती है। वेट मशीन आपको एक्चुअली क्या बताती है? ठीक है, वैसे तो है बहुत सिंपल चीज। जो आपकी वेट मशीन होती है इट टेल्स यू द रेशियो ऑफ एफ बाई जी। ये एफ बाई जी आपको बताती है। ठीक है, चलिए तो आपका काम मैंने ही कर दिया यहां पर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहां पर अब स्टार्ट करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स? मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या यहां पर मतलब होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या यहां पर मतलब होता है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, चलो तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? मोशन टेकिंग प्लेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में जो हमारा मोशन हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड एज दी ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहां पर मैं सिर्फ लिख रहा हूं स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, क्या लिख रहा हूं यहां पर? स्ट्रेट लाइन मोशन। दिस इज द स्ट्रेट लाइन मोशन। फिर अगर मैं बात करूं रोटेशनल मोशन, अगर मैं बात करूं रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन मतलब होता है जब बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है। जब बॉडी रोटेशन या कहें बॉडी रोटेट्स, कहें बॉडी रोटेट्स अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट अगर वो कर रही है तो उसको कहते हैं रोटेशन। फिर हमारे अगर हम फोर्स को देखें, जो हमारा फोर्स होता है वो एक्चुअली एक तरीके से दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं। ये किस बेसिस पर डिवीजन है इसका? ये जो हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं बेस्ड अपॉन द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर अब आप आपके बॉडी के सेंट्रॉइड से, अभी हम लोग सेंट्रॉइड हमने नहीं पढ़ा है, मैं इस चीज को बताऊंगा। अगर
ये वाला फोर्स आपका बॉडी के सेंटर से पास कर जाता है तो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक, अगर वो सेंटर से पास नहीं करता तो उसे कहते हैं इसेंट्रिक। ठीक है, एक होता है इसेंट्रिक और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रिक। एक होता है इसेंट्रिक, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रिक फोर्स। अब यहां पर क्या मतलब हुआ इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक का? मान लीजिए आपकी इस तरीके से बॉडी है, ये आपकी मान लीजिए बॉडी हो गई। ठीक है, ये एक सर्कुलर बॉडी है, ये इसका सेंटर है। एक फोर्स मैंने ऐसे लगाया F1, एक फोर्स ऐसे लगाया F2, एक फोर्स ऐसे लगाया F3, एक फोर्स ऐसे लगाया F4, ये इसका सेंटर है C। अब सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अगर आप यहां पर देखें, सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक फोर्स। ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक फोर्स। तो यहां पर कॉन्सेंट्रिक फोर्सेस क्या हो गए? F1, F2, F3, F4 ऑल आर कॉन्सेंट्रिक फोर्स। लेकिन मान लीजिए कुछ एक फोर्स मैंने इस तरीके से लगाया, F5, ये लगा दिया F6। ठीक है, ये अब ये जो F5 है एक्चुअली मैंने यहां लगाया, लेकिन मार्कर रेड वाला कहीं मिक्स ना हो जाए रेड में, बस रेड वाला ब्लैक में मेरा टिप मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया। F5 हमने लगाया है, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका ABCD, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, तो ये हो गया ना ABD, ये पॉइंट है मेरा E। ये जो F5 फोर्स है वो मैंने A पर लगाया है, F6 फोर्स है जो मैंने पॉइंट D पर लगाया है। तो ये फोर्सेस, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंट्रॉइड से, मतलब इस बॉडी के सेंटर से पास नहीं हो रही। तो ऐसे फोर्सेस जिसकी लाइन ऑफ एक्शन बॉडी के सेंटर से पास नहीं होती उसको कहते हैं इसेंट्रिक फोर्सेस। तो यहां पर कौन कौन से इसेंट्रिक हो गए? F5 एंड F6। F5 एंड F6 आर इसेंट्रिक फोर्सेस, इनकी लाइन ऑफ एक्शन बॉडी के सेंटर से पास नहीं हो रही है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और सेंटर के बीच का जो यहां पर गैप होता है, ये होता है E। E को कहते हैं इसेंट्रिसिटी, E को कहते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी। क्या होता है इसेंट्रिसिटी? डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इसेंट्रिक फोर्स एंड द सेंटर ऑफ द बॉडी, या वो पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी को हिंज किया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा हिंज का मतलब, पिवट का मतलब क्या होता है। फिलहाल आप यहां पर देखो, इस फोर्स F6 की लाइन ऑफ एक्शन और E के मतलब C के बीच का जो गैप है वो है E। E को मैंने बोला है इसेंट्रिसिटी, E को मैंने बोला है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, चलिए तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही कवर करते हैं। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, उसका डेरिवेशन, उसके यूनिट्स के बारे में, और बाकी सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम आगे लोगों तक पहुंचाइएगा, अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।